बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 22 करेंगे। एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। क्या मतलब होता है लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन का। लर्निंग डिसेबिलिटीज रेफर टू लर्निंग प्रॉब्लम्स विच मैनिफेस्ट इन एन imperfect ability to listen, think, speak, read and write or do mathematical calculation which are not primarily due to visual impairment, hearing impairment, motor handicap, mental retardation, environment or economic disadvantages, but due to a disorder in the psychological process involved in understanding or in using language। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इस तरीके की लर्निंग जिसमें जो बच्चा होता है, जो इंडिविजुअल या स्टूडेंट होता है, जो लर्निंग करने में प्रॉब्लम होती है, उसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। किसी भी काम में वो क्या होता है, परफेक्ट नहीं होता, इनेबिलिटी होती है कि जैसे उसे अच्छे से सुनाई नहीं दे पाता या अच्छे से सुन नहीं पाता, नहीं सोच पाता, ना ही कुछ अच्छे से स्पीक कर पाता है, ना ही रीड राइट करता है। जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं उसके भी अच्छे से कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। और प्लस में क्या होता है, वो किसकी वजह से होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि उसे देखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होना, मोटर हैंडीकैप्ड होना, किसी प्रकार का हैंडीकैप्ड होना, उसमें मेंटल रिटार्डेशन, इन्वायरमेंटल मतलब उसके दिमागी तौर पे वो कमजोर होना, जिसका इफेक्ट क्या इन्वायरमेंट से पड़ता है, उसे इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज या फिर डिसएडवांटेजेस होना, इकोनॉमिक तरीके से उसको क्या होता है, अपने आप को काबिल नहीं समझना। प्लस में ये सारी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बीमारियां होती है, वो इन्वॉल्व होती है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए, जिसमें क्या होता है वो अच्छी तरीके से लर्निंग नहीं कर पाते और ना ही किसी लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाते हैं। क्रिक 1962 हैज डिफाइंड, जो क्रिक थे 1962 में इसे डिफाइन किया था। लर्निंग डिसेबिलिटीज रेफर टू अ रिटार्डेशन डिसऑर्डर और डिलेड डेवलपमेंट इन वन और मोर the process of speech, language, reading, spelling, writing or arithmetic resulting from a possible cerebral and or emotional or behavioral disturbance and not from mental retardation, sensory deprivation, cultural or instructional factors। इसमें क्या होता है, क्रिक के द्वारा जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है वो रेफर करते हैं रिटार्डेशन डिसऑर्डर, किसी तरह की बीमारी को, जिसमें क्या होता है जो बच्चे जब डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसमें एक या एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, वो उसमें घेर लेती है, मतलब कि उसे एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे उसके स्पीच बोलने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होना, लैंग्वेज को कैच नहीं करना, रीडिंग करने में मिस्टेक्स होना, स्पेलिंग मिस्टेक होना, लिखते वक्त मिस्टेक होना राइटिंग में, और किसी प्रकार की कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन या कैलकुलेशन उसमें प्रॉब्लम होना, क्योंकि ये सारी चीज क्या होता है हमारे सेरेब्रम से रिलेटेड होते हैं। अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम अच्छे से चीजों को नहीं समझ पाएंगे। प्लस हमें इमोशनल और बिहेवियर तरीके से भी इससे हमें क्या होता है प्रॉब्लम महसूस होती है। इसलिए इसे हम ये नहीं कह सकते कि हम मेंटल रिटार्डेशन मतलब दिमागी तौर से कमजोरी या बीमार होते हैं, परंतु क्या होता है इसे सेंसिस डेप्रीवेशन होता है, जिससे कि हमारे सेंसिस के थ्रू काम लिया जाता है। इस सारी चीजें जो फैक्टर्स होते हैं वो क्रिक के द्वारा लर्निंग डिसेबिलिटीज में बताए गए कि किस कारणों से जो बच्चा होता है उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। द फर्स्ट 6 areas represent the process involved in visual and auditory perception. Last 4 areas represent the aspect of cognitive functioning. जो स्टार्टिंग के जो 6 एरियाज होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी प्रकार का जो बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो विजुअल या फिर ऑडिटरी परसेप्शन मतलब देखने या सुनने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम की वजह से वो अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाते हैं। और लास्ट के जो 4 पॉइंट्स है वो कहते हैं हमारे कॉग्निटिव फंक्शन से इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या होता है हमारे जो भी काम होते हैं कॉग्निटिव से रिलेटेड होते हैं। द 10 selected areas have been described in the following। से 10 एरियाज है जिसे हमने डिस्क्राइब किया है, जिसे हम लाइन वाइज देखेंगे। फर्स्ट है आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हम EHC भी कहते हैं। इट इज द एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट विजन विद द मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स फ्रॉम इफेक्टिव यूज। ये क्या होती है, एबिलिटी होती है जो कि कोऑर्डिनेट होती है हमारे किसी भी मूवमेंट से, जिसमें हम किसी तरह का मूवमेंट करते हैं और हाथ का इन्वॉल्वमेंट और हाथ का यूज कर सकते हैं, उसमें ये एक्टिविटी हमें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। आर चाइल्ड हैविंग डेफिनेट इफेक्टिव यूज, इसमें क्या था एक बच्चा जो होता है उसे किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो इसके में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है।
A child having defect in EHC would indicate some difficulties with the control of movements requirement for a smooth flow of writing. इसमें क्या होता है, किसी बच्चे को जब किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो वो इंडिकेट करता है कि कुछ डिफिकल्टीज उसे आ रही है, जो कि अपने मूवमेंट्स, कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स, अपने किसी भी प्रकार के मूवमेंट्स में खुद पे कंट्रोल नहीं, मूवमेंट्स में किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर पाता है। प्लस में ये रिक्वायर्ड होता है कि इसकी जो राइटिंग हो अच्छे से हो सके और वो अच्छे से लिख सके। परंतु कुछ जो बच्चे होते हैं वो रीड भी अच्छे से कर पाते हैं, लिख भी अच्छे से पाते हैं, स्पेलिंग भी अच्छी तरीके से होती है, प्लस में जो भी ऑरल वर्क दिया जाता है वो भी बहुत अच्छे से करते हैं। सेकेंड पॉइंट है फिगर ग्राउंड परसेप्शन। इसमें क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंडेंस। इसमें क्या होता है, जो फिगर राउंड परसेप्शन होता है उसे हम दूसरा नाम कह सकते हैं, फिर अदर नेम से हम सेलेक्टिव अटेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। इट इज द एबिलिटी टू अटेंड ओनली टू दैट स्टिमुली which require one's attention at a given period and ignore the other stimuli present in order to encode the perceptual experience meaningful। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी इंसानी जो एबिलिटीज होती है, काबिलियत के हिसाब से उसे काम दिया जाता है, प्लस उसे पूछा भी जाता है कि वो इतने पैसे में या फिर इतने टाइम में तुम्हें ये सारा करके देना होगा, तो इससे वो कहता है सहमत हो तो ही उस चीज को वो अपनाए या फिर वहां जाने की कोशिश करें, प्लस उस चीज के ऊपर अटेंडेंस दिखा सके कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज का जो भी हम काम करते हैं तो उससे हमारा एक्सपीरियंस सीखने को मिलता है, जिससे क्या होता है हम दूसरों से शेयर करते हैं, उस चीजों के बारे में समझाते हैं। तो हमारा जो नेचर होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि हम सबको ही हेल्प कर सकें। थर्ड पॉइंट है फिगर कॉन्स्टेंसी, जिसे हम FC के नाम से भी जानते हैं। इट इज अ सब्जेक्ट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सिंबल्स, फिगर्स, शेप्स डिस्ट्रिक्ट इट्स अप्रिएट चेंज इन साइज, डायरेक्शन एंड पोजीशन। इसमें क्या होता है कि जो भी हम काम करते हैं तो जो हमें जैसे हम इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है वो सब्जेक्टिव होती है, जिससे क्या होता है हम उसे सिंबल्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिगर्स के थ्रू, शेप्स के वगैरह, उनके साइज, डायरेक्शन और पोजीशन के हिसाब से बच्चों को हम क्या करते हैं, उन्हें डायरेक्शन दे सकते हैं, उन्हें इसके बारे में बता सकते हैं, जिससे कि बच्चे खुद से करने की कोशिश कर सके। It involves the recognition of pictures, shapes, graphics, symbol, letters and figures। इसके लिए हमें इस तरीके से बच्चों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए हमारा, या फिर स्कूल को इस तरीके से बनाना चाहिए जिसमें कि जो भी एक्टिविटीज या काम कराएं तो वो उनके बुक से रिलेटेड हो, वो उसके पिक्चर्स को देख के, उसके साइज को, शेप्स को, कलरिंग को देख के, उसके सिंबल्स, लेटर, फिगर्स को देख के जो बच्चा उसका खुद से मन करे उससे करने का, प्लस में वो उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन इन स्पेस, PC। It is the ability to prescribe the relationship between the observer and the objective in space. That means of it being above, behind, in front of, next to, etc. it to the person observing। इसमें क्या होता है, किसी भी इंसान की जो पोजीशन होता है इसको स्पेस देना, उसके बारे में बताना इसमें देखा जाता है। इसकी जिम्मे क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होती है उसकी एबिलिटी होती है कि किस तरीके से हमें उसका रिलेशनशिप करना है, कि वो एक लाइन पे जब खड़ा हो तो किस तरीके से वो खुद को मेंटेन कर सके, डिसिप्लिन में रह सके। इसके लिए हमें जरूरत होती है कि उसे ऑब्जर्व करना कि वो किस तरीके की हरकतें कर रहा है, क्या उसके प्लान्स वगैरह होते हैं स्कूल में आके कि आज उसे करना क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें हम उसे स्पेस दे सकते हैं। जैसे कि हम अगर उस बच्चे को आगे खड़ा करते हैं तो उसके आगे पीछे, बिहाइंड, उसके सामने स्पेस देखे कि बच्चे के आगे स्पेस वगैरह है या नहीं, और खुद से मूवमेंट या एक्सरसाइज वगैरह कर सकता है या नहीं। ये सारी चीजें क्या होता है हमें किसी भी पर्सन के आंसर पहले ऑब्जर्व करनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सेप्टाइल रिलेशन, जिसे हम SR के नाम से जानते हैं। इट इज द एबिलिटी टू सी अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू सेल्फ एंड इन रिलेशन टू ईच अदर। इसमें क्या होता है, इसमें जो एबिलिटीज होती है वो देखने को जो मिलती है उसमें 2 या 2 से ज्यादा जो इंडिविजुअल होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है खुद के बारे में और बाकी जो दूसरे के साथ जो रिलेशन बनाते हैं उसके उससे ये इन्वॉल्व होता है। Each child having difficulties in septal relation will generally have problems in doing tasks involving directionality and literality in reading, writing, spelling and arithmetic।
इसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे को जब हम लर्निंग करवाते हैं तो हमें क्या होता है, इसमें थोड़ी डिफिकल्टीज मिलती है, जिससे कि हमें बच्चों को समझाने में, उसे सेप्टाइल रिलेशन के बारे में बताने में हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। प्लस में जो भी टास्क करवाते हैं उसके बारे में हमें पहले ही बच्चों को गाइड करना पड़ता है कि क्या उसके डायरेक्शन है, किस तरीके से आपको उसकी रीडिंग राइटिंग करनी है, क्या उसकी स्पेलिंग लिखनी है, किस तरीके से अर्थमेटिक के थ्रू से पूरी लाइन से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर अकॉर्डिंग टू स्पेस स्टेप्स के हिसाब से इसे रखना पड़ता है। 6 पॉइंट है हमारा ऑडिटरी परसेप्शन, जिसे हम एपी के नाम से जानते हैं। इट रेफर्स टू एन एबिलिटी टू प्रोवाइड मीनिंग टू ऑडिटरी स्टिमुली इंक्लूडिंग रिसेप्शन ऑफ नॉन वेरिएबल इंफॉर्मेशन, auditorium sequencing, auditory discrimination, subjects phenomena association, and his/her variable inference and subjects morpheme grapheme associations। इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑडिटोरियम रिसर्च होता है, नाम से पता चल रहा है, जो क्या होता है मौखिक तरीके से होता है, जिसमें हम बोल के चीजें समझाते हैं, और ये रेफर करता है किसी भी इंसान की एबिलिटीज को, कि इसके जो भी इंसान को हम समझा रहे हैं उस चीज को कितना समझ पाए, उसकी क्या मीनिंग होते हैं, ऑडिटोरियम के इसमें क्या इंक्लूड्स होता है, ये वोरेबल होता है या फिर नॉन वोरेबल इंफॉर्मेशन देता है, या ऑडिटोरियम को सीक्वेंस में रखता है, प्लस में ऑडिशन को डिस्क्रिमिनेट करता है, और सब्जेक्ट्स जो भी फिनोमेना होते हैं उस तरीके से एसोसिएट किया जाता है जिसमें कि वो खुद को जान समझ सके और अपने आप को वेरिएबल फ्रेंड्स के थ्रू जान बता सके, अपने आप को डिफाइन कर सके। प्लस में उसके जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो सब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसमें कि वो अच्छे तरीके से एसोसिएट हो। 7th पॉइंट देखेंगे कॉग्निटिव एबिलिटीज, जिसे हम सीए के नाम से जानते हैं। दिस इंक्लूड द सब्जेक्टिव एबिलिटी टू मैनिपुलेट द स्टिमुली इन रिजर्व ऑर्डर विच कॉल्स फॉर अ कॉग्निटिव रिटार्डिंग सब्जेक्ट्स ability to categorization and the level of his/her cognitive processing involving in counting and remembering of the input from the range of his/her experimental world, the ability to recognize the subtle difference with its common category required for adequate task performance, determines the subject highest level processing abilities। इसमें क्या होता है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होता है इंक्लूड होता है, इसमें क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, सब्जेक्टिव एबिलिटीज से होता है, जिसमें वो मैनिपुलेट करता है, जो भी हमसे रिजर्व करता है, जो ऑर्डर्स देते हैं उसे किस तरीके से उसे हमें कॉल करनी है या फिर किस तरीके से हमें उसे मेंटेन करना है। प्लस में उसे जो हम कॉग्निटिव रिटार्डिंग होती है उसे अच्छे तरीके से हमें उसके कुशलतापूर्वक करना चाहिए, उसके एबिलिटीज उसको कैटेगरीज में किस तरीके से डिवाइड करना है, किस लेवल में रखना है उसे, उसके कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के हिसाब से ये सारी चीज इसमें हमें मैनेज करना होता है। प्लस में उससे क्या होता है, इन्वॉल्व करना होता है, किस तरीके से उनकी कोडिंग की जाए, किस तरीके से उसका एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड के हिसाब से उसे जा सके। प्लस में इसमें एबिलिटी होती है कि किस तरीके से हम उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में, और जो भी हम एडुकेट टास्क होते हैं जो कि हमें लगता है कि हाँ बच्चे ये कर सकते हैं तो हमें उन्हें उस तरीके के टास्क वगैरह करवाने चाहिए। दैट मीन्स जैसा कि जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो हायर लेवल पर होने चाहिए, जिससे कि हम प्रोसेसिंग एबिलिटीज के थ्रू करवा सकें और उनसे रिलेटेड उन्हें एक्टिविटीज वगैरह समझा के बता सकें। 8th पॉइंट हमारा मेमोरी। इट इज द नेसेसरी फैसिलिटेटर फॉर ऑलमोस्ट ऑल लर्निंग। इसमें कहते हैं जो मेमोरी होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए या फिर स्टोर करके रखने के लिए, क्योंकि एक फैसिलिटेटर की तरह ये काम करती है। इट इज द एबिलिटी टू रिटेन व्हाट हैज बीन लर्न। इसमें कहते हैं कि जो एबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है कि हम किससे क्या लर्न कर रहे हैं, जिससे कि हम उसे बाद में जब कोई पूछे तो उसे अच्छे से पेश कर सके, उसे अच्छे से समझा सके। 9th पॉइंट रिसेप्टिव लैंग्वेज, जिसे हम RL के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड द इनकोडिंग प्रोसेस ऑफ वेरिएबल विजुअल स्टिमुली, दैट मींस स्पॉन्टेनियस सेमेंटिक प्रोसेसिंग एंड द सब्जेक्ट वेरिएबल फ्रेंड्स। इसमें क्या कहा गया है कि किसी भी सब्जेक्ट को जब हम कोडिंग वगैरह करते हैं तो उसे विजुअल तरीके से करते हैं, जिसमें क्या होता है मौखिक तरीके से उसे समझाया जाता है, प्लस में उसे विजुअल तरीके से चीजें भी दिखा के उसे समझाई जाती है। इस तरीके से इसमें प्रोसेस किया जाता है। और कुछ चीज क्या होता है इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल तरीके से होते हैं, जिसमें कि जो बच्चे होते हैं उस सब्जेक्ट के थ्रू काफी चीजें वेरिएबल हिसाब से सीख सकते। नेक्स्ट हमारा 10th पॉइंट expressive language ER. This includes the subject's ability to use proper syntax in language, the subject's awareness of syntactical structures and metalinguistic structures, and the
subjects perceptual reception of the stimulus. इसमें क्या होता है, जो हमारा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होता है वो इस तरीके से मेंटेन करता है जिसमें कि हम उसमें लैंग्वेज के साथ साथ उससे सब्जेक्टिव एबिलिटीज के बारे में जान सके कि हमें किस तरीके से उसे साइंटेक्स करके उस लैंग्वेज को जानना है, उसे समझना है, किस तरीके से हम उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, प्लस हम किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर को अच्छे से ढाल सकते हैं जिससे कि इसमें हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और इसे इस तरीके से हमें रखना चाहिए जिसमें क्या होता है हमारी भी रेपुटेशन बढ़े और जो हमारे थोड़े टीचर्स वगैरह आ रहे हैं वो भी इसमें अच्छे से कार्य कर सकें। ये थे हमारे आज का क्वेश्चन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद और समझ आई हो। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।